तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के नए बीजेपी अध्यक्ष पद पर। मैं अपने प्रोडक्शन से गुजारिश करूंगा कि अब 3-3 नाम मत चलाइए, एक ही नाम पर टिके रहिए, ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अब लगता ऐसा है कि पंकज चौधरी आ चुके हैं। पंकज चौधरी कुछ ही देर में नामांकन करने वाले हैं, इसकी सार्वजनिक सूचना बाहर आ जाएगी। और इसी पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी राजीव ओझा जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर यूसुफ अंसारी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सौरभ मालवीय जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर सुरेश बहादुर सिंह जुड़े हुए हैं, और मेरे एडिटर इन चीफ और CEO दिलीप कुमार सिंह भी जुड़े हुए हैं। दिलीप सर, आप कह रहे थे कि कैसे कुर्मी समाज को लेकर जो है एक थिंकिंग हुआ कि इसी समाज से एक नया अध्यक्ष आना चाहिए ताकि लीडरशिप को और मजबूत किया जा सके। क्योंकि जो लोकसभा के चुनाव परिणाम जो है उसके बाद ये मंथन, इसकी शुरुआत हुई, और इस मंथन के बाद इस नतीजे पे पार्टी लीडरशिप में अंदर जितने आत्ममंथन या चिंतन जितने भी होना था, उसके बाद इनको लगा कि नहीं, ये जो एक वोट बैंक है इसको साधने की बेहद आवश्यक इनको कदम उठाने पड़ेंगे। और ये चीज़ें दिल्ली से लेके लखनऊ से लेके संघ से लेके बीजेपी की जो तमाम वरिष्ठ नेता है, जो उन सब, अगर आप देखेंगे जिस तरह से पूरे एक लंबे समय के बाद, बहुत ही मुझे लगता है कि 1.5 साल का वक्त है, तो इतने समय के बाद अगर हुआ तो जाहिर है कि जो पार्टी में मंथन या विचार हुआ होगा उसके बाद पे ही ये नाम जो है। और अब चूंकि पंकज चौधरी प्रधानमंत्री के भी करीबी हैं, बहुत करीबी, प्रधानमंत्री अनशेड्यूल्ड उनके घर चले गए थे गोरखपुर में। बिल्कुल। और उसके अलावा जो है कुर्मी जाति के हैं, और कुर्मी जाति की संख्या को अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में या बिहार में भी अगर अभी जीत हुई है, तो बिहार में बीजेपी ने और एनडीए के जिस तरह से उन्होंने कुनबा बढ़ाया, जो सामाजिक जनाधार को उन्होंने मजबूत किया, तो ये मुझे सामाजिक जनाधार को पहले बेहतर करने की जो लगातार कोशिश है, खास करके ओबीसी में, दलित में, आदिवासी में, जो एक बृहत हिंदू परिवार जिसको आप आरएसएस का अगर हिंदू परिवार कहें या हिंदुत्व की बात कहें, आरएसएस की जो रणनीति रही है कि हिंदुओं को इकट्ठा करना है, तो वो हिंदू सिर्फ अपर कास्ट तक नहीं जाके वो अब ओबीसी, दलित, आदिवासी तक, वहां तक पहुंचना चाहिए। आप देखिए ना, पहले भी देखिए, तब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे और कलराज मिश्र राज्य के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो वो कॉम्बिनेशन भी साधने की कोशिश की जाती थी। लेकिन मेरे ख्याल से इस बार ब्राह्मण अध्यक्ष का भी बड़ा चर्चा चल रही थी, लेकिन कई सारे ब्राह्मण अध्यक्ष रह चुके हैं। अब यहाँ से क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको ब्राह्मण मिलेगा भारतीय जनता पार्टी में? पर ब्राह्मण ही हट रहा है, तो फिर ब्राह्मण कैसे होगा, ये भी सोचने और विचारने वाली बात होगी। क्योंकि या फिर कोई दलित या अन्य ओबीसी जाति से वहां पे एक मजबूत जनाधार जो कहते हैं तैयार करने की जो बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं, उनको लगता है कि वो सबसे बड़े, आज के दिन में अगर राष्ट्रीय तौर पे, राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो प्रधानमंत्री का जो ओबीसी वाला जो छवि है वो भी, उसको भी जमीन पे मजबूत किया जा रहा है। और जो जनाधार है कि अन्य खास करके अपना दल भी है, अन्य छोटे ओम प्रकाश राजभर भी तो कुर्मी ही है, बिल्कुल, ओम प्रकाश राजभर भी है, तो कहीं पे भी वो कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। जो लड़ाई है उत्तर प्रदेश की लड़ाई जो है दिल्ली के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 80 सीटें भी, और दिल्ली का रास्ता ही लखनऊ से चल के आता है, तो ये लखनऊ में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ लखनऊ के लिए नहीं हो रहा है, 29 के लिए भी हो रहा है, ये 29 के लिए भी। और लगातार नरेंद्र मोदी अपने चीजों को कभी भी जहां पे उनको खामी दिखती है, भारतीय जनता पार्टी जिसको आप कहते हैं कि एक 24/7 365 डेज का एक चुनावी मशीन है, तो अगर ये चुनावी मशीन वो है तो उस तरह से उनकी चिंतन होगी, उस तरह से वो काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि हाँ, लेकिन चुनौतियां भी कई होंगी। अब चूंकि खुद ही बहुत ही मजबूत प्रधानमंत्री के मित्र भी हैं, कुर्मी जाति से भी आते हैं, 7 बार सांसद भी रह चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक बार हारे 2009 में, और डिप्टी मेयर से उन्होंने गोरखपुर से शुरुआत की थी, डिप्टी मेयर से पहले पार्षद भी बने थे। तो ये इनकी लंबी यात्रा रही है। लेकिन ये भी है कि योगी जी और पंकज चौधरी के बीच का जो दूरी है, उसके बारे वो भी एक चर्चा में हमेशा, आप भी जब देखें चर्चा में रहा है। तो और एक जो महत्वपूर्ण पक्ष है, इसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष, क्या तमाम चीज़ों का जो आप देखेंगे, मुख्यमंत्री भी वहीं से हैं, पार्टी अध्यक्ष भी वहीं से हैं, तो क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश पे जहाँ पे उनकी अगर नंबर ऑफ सीट्स देखें, नंबर ऑफ वोट शेयर देखें, नंबर ऑफ जो, तो एक केंद्रित करने का भी है कि कहाँ से हमें चीज़ों को बेहतर करना है, कहाँ हमारी पूर्वांचल को मजबूत करें, क्योंकि वहाँ पे जो समीकरण है, वहाँ पे अखिलेश यादव ने जो चुनौती दी है, उस चुनौती के सामना करना है तो इसी तरह से कर सकते हैं। पंकज सिंह पिछले चुनाव में फंसे थे वहां पर जो कैंडिडेट आया था सर, उसने अखिलेश यादव ने जो कैंडिडेट दिया था उन्हीं की कास्ट का था, और उसने अच्छे खासे वोट लिए थे, और 34,000 वोट से इसीलिए पंकज चौधरी जीत पाए थे। जीते जरूर वो, लेकिन उनका वोट जीत का जो अंतर है वो काफी कम हो गया। तो अब मैं सीधे चलता हूं यहां से यूसुफ अंसारी के पास। यूसुफ अंसारी,
राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से एक बेहतर प्रयोग भारतीय जनता पार्टी का, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कुर्मी यादव समाज के बाद सेकंड सबसे बड़ी ओबीसी की जाति मानी जाती है, तो कुर्मी समाज की लीडरशिप को और स्टेब्लिश करना, एक तरफ अनुप्रिया पटेल उनके साथ है ही। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में यादव जाति कुर्मी है, और कुर्मी समाज अगर हम बात करें तो परंपरागत रूप से वो बीजेपी समर्थक रहा है। अगर आप देखें तो बरेली से संतोष कुमार गंगवार कुर्मी जाति से आते हैं, लगातार वो जीतते रहे हैं और एक बड़ा नाम बीजेपी में है, आजकल गवर्नर है झारखंड के। और 2001 में विनय कटियार को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाकर एक बड़ा संकेत दिया था। विनय कटियार भी कुर्मी जाति से आते हैं। तो जो एक अभी दिलीप सिंह जो बात कह रहे थे, आरएसएस के कॉन्सेप्ट में जो बृहद हिंदू परिवार है उसको मजबूत करने की बीजेपी की रणनीति शुरू से रही है। और अगर आप देखें शुरुआती दौर में, एक अगर मध्य प्रदेश में कैलाश जोशी को अगर आप छोड़ें तो उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह, और मध्य प्रदेश में बाद में उमा भारती या बाद में शिवराज सिंह चौहान और ये सब, तो बीजेपी का जनाधार जो है वो बीजेपी ने ओबीसी में फिर अति पिछड़े और उसके बाद दलित में महादलित, इन सबको लेकर के अपना परिवार को बढ़ाया है। और उसी एजेंडे में बीजेपी लगातार काम कर रही है ताकि ये संदेश जाए कि बीजेपी एक जो हिंदू समाज का जो अपर क्लास से इतर संगठन है, जो पहले किसी और पार्टी का वोट बैंक रहा है, उसको अपने साथ किस तरह इंटैक्ट रखे। और पूर्वी उत्तर प्रदेश से ही अध्यक्ष बनाना, पूर्वी उत्तर प्रदेश से ही आपके मुख्यमंत्री भी है, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, ये सिर्फ ये केंद्र की राजनीति का भी हिस्सा है। और वहां से संकेत जो है दूसरे राज्यों में भी जाते हैं। जब बिहार का चुनाव जैसे अभी खत्म हुआ है, वहां नीतीश कुमार को फिर मुख्यमंत्री बनाया गया। नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं, तो ये जातियां ऐसा है कि इनका फैलाव सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है बल्कि छत्तीसगढ़ में भी है, बिहार में भी है। तो एक कोशिश है, और बीजेपी हमेशा सामाजिक समीकरणों को साधने के लिए ऐसे कदम उठाती है जिसका उसे दूरगामी फायदा होता है। आपको याद होगा दीपक, 2023 में यानी 2 साल पहले जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार लौटी, तो पहले से तय लग रहा था कि साहब शिवराज सिंह चौहान वहां रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन किसी को, शायद ही बहुत कम लोगों को उम्मीद रही होगी कि किसी यादव को नरेंद्र मोदी वहां मुख्यमंत्री बनाएंगे। और एक यादव को मुख्यमंत्री बनाकर उन्हें संदेश दिया था कि अगली बार बिहार और उत्तर प्रदेश में जो यादव वोट बैंक है उसमें सेंधमारी की जाए। बिहार में, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को कमजोर किया जाए और बिहार में लालू प्रसाद यादव को किया जाए। हालांकि 2024 में वो चीज उसका असर नहीं दिखा, लेकिन वो एक दूरगामी राजनीति थी ताकि जो जातियां बीजेपी से छिटकी हुई है या अभी किसी और पाले में है, उन्हें अपने पाले में कैसा लाया जाए। इस पर बीजेपी बहुत ही कहना चाहिए बहुत बारीकी से और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से काम करती है। बारीकी और सिस्टमेटिक तरीके, इस तरीके में और क्या क्या है, किन किन नामों को और कंसीडर किया गया उसको भी समझेंगे, और इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा। 2027 तो है ही, भूलिए मत, 2029 भी है। और 2027 और इसी 2029 के लिए अब राज्य के अंदर और केंद्र के अंदर दोनों जगह मंत्रिमंडल के विस्तार की भी चर्चा है। इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा क्रांति पीएम सूर्य घर योजना बनी आर्थिक तरक्की की नई उम्मीद। इस योजना के तहत प्रदेश में अब तक 3.25 लाख से अधिक घरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र लग चुके हैं, जिनसे लोगों को लगभग मुफ्त बिजली मिल रही है। अब छोटे व्यवसाय जैसे वेल्डिंग, आटा चक्की, किराना दुकानें और मोबाइल रिपेयर बिजली कटौती से प्रभावित नहीं होते, जिससे उनकी आय स्थिर हुई है। 2027 तक उत्तर प्रदेश 20,000 मेगावाट का रिन्यूएबल पावर को जनरेट करेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। पीएम सूर्य घर योजना से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के मासिक खर्च में 15 से 20% तक की कमी आई है। इस योजना के तहत प्रदेश में 31 अक्टूबर तक 1,808 करोड़ रुपए की सब्सिडी वितरित की जा चुकी है, जिससे लोगों का भरोसा और बढ़ा है। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और बरेली प्रमुख लाभार्थी जिले बनकर उभरे हैं, जहां 8,000 से अधिक रूफटॉप सोलर यूनिट स्थापित हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की नई पहचान, हर घर में सौर समाधान।
तो हम बात कर रहे हैं बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पर। इस वक्त पंकज चौधरी बीजेपी के उत्तर प्रदेश के दफ्तर के अंदर जा चुके हैं। 2 से 3 का वक्त है, उनका नामांकन होगा और नामांकन के बाद वो बाहर आएंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और ऐसी परंपरा भी रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि सिर्फ एक ही व्यक्ति नामांकन करता है, सर्वसम्मति से उसका नामांकन होता है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हुए, उनके साथ में स्वतंत्र देव सिंह दिखाई दे रहे हैं। उनका भी एक नाम था, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह पिछली बार रह चुके थे, यानी वो रह चुके थे भूपेंद्र सिंह से पहले, तो इसलिए शायद उनका नाम नहीं आया। उसकी जगह पंकज चौधरी को जिम्मेदारी दी गई है। स्वतंत्र देव सिंह भी कुर्मी समाज से आते हैं, लेकिन पंकज चौधरी जो 7 बार के नेता हैं, 7 बार के सांसद हैं और प्रधानमंत्री के बेहद नजदीकी हैं, उनका नाम जो है इसके लिए फाइनल हुआ है। पंकज चौधरी बड़े स्थापित नेता माने जाते हैं उस इलाके के। हालांकि संगठन में उनका काम करने का अनुभव नहीं है, लेकिन अपने राज्य को वो बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं। सीधे मैं चलता हूं राजीव ओझा के पास। राजीव ओझा, अंदर से कोई खबर आ रही है? जी, नामांकन हो गया है। पंकज चौधरी ने ही नामांकन कर दिया है और डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जो प्रदेश के चुनाव अधिकारी थे उनको उन्होंने नामांकन पत्र सौंप दिया है। और विनोद तावड़े जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, जो परीक्षक के रूप में आए थे, उन्होंने उनकी मौजूदगी में और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं की, उत्तर प्रदेश के सारे वरिष्ठ नेताओं की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में उन्होंने नामांकन पत्र सौंप दिया है। और हालांकि जो केंद्रीय चुनाव अधिकारी थे पीयूष गोयल, उनका इंतजार हो रहा था, वो शायद अभी नहीं आ पाए हैं। लेकिन चूंकि प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी महेंद्र नाथ पांडे उनकी जगह पर हैं, तो उन्होंने ले लिया है उसे और औपचारिकता जो नामांकन की थी वो हो चुकी है। जी, औपचारिकता हो चुकी है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये ब्रेकिंग न्यूज है, इसको हमें चलाना चाहिए कि पंकज चौधरी ने अपने नामांकन को दाखिल कर दिया है। इकलौता नामांकन दाखिल हुआ है। इसका मतलब है कि पंकज चौधरी अब उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। पंकज चौधरी और योगी आदित्यनाथ कैसे देखते हैं इनके रिश्तों को? एक ही जगह से आते हैं और यह कहा जाता है कि उस इलाके में पंकज चौधरी और योगी आदित्यनाथ कोई बहुत अच्छे संबंधों के अंदर हों, इसको माना नहीं जाता है। मुझे लगता है कि देखिए, जिस तरह से बीजेपी की जो अपनी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जहां पे 80 सीटें आती हैं, जो सबसे बड़े राज्य है, दिल्ली का रास्ता वहीं से आता है। अगर आप दिल्ली में आपको सत्ता चाहिए तो उत्तर प्रदेश में आपको मजबूत होना चाहिए। ऐसे में जो दौर जिसको कहते हैं रणनीतिक रूप से अगर मैं देखूं तो संघ और बीजेपी ने जितना समय लिया तो उन्होंने हर एक पहलू को देखा होगा। अब राजनाथ सिंह भी वहाँ से आते हैं, वहाँ से केशव प्रसाद मौर्य भी है, वहाँ ब्रजेश पाठक भी है, वहाँ दिनेश शर्मा भी है, वहाँ पे कई कद्दावर नेता हैं जो बीजेपी के वहाँ पे हैं। हालांकि जो हमने देखा कि केशव प्रसाद मौर्य वहाँ पे किस तरह से हार गए थे सारे तमाम समीकरण के बावजूद, पटेल की बहन से, उसके बावजूद भी। तो कई बार चीज़ें जो है आप अब चुनौती, कांग्रेस भी अपने आप को मजबूती से वहाँ पे आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। मायावती को अगर देखें तो मायावती भी लगातार इस बीच में सक्रिय है राजनीतिक रूप से। तो उत्तर प्रदेश की ज़मीन को अगर आपको साधना है, सियासी ज़मीन को, तो आपको रणनीति के तौर पे आपको ये देखना होगा कि किस तरह से अपने पार्टी के जो संगठन है, जो नेतृत्व है, उसको कैसे एक मंच पे लाके खड़ा करें। अब पिछले 2017 से अगर हम देखें और अभी तक जो परफॉर्मेंस रहा है मोदी सरकार के, जिस तरह से मोदी सरकार ने परफॉर्म किया उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से चीज़ें बेहतर हुई हैं और इस बात को लेके जो तमाम चर्चाएं हैं, तो एक चीज़ था कि पार्टी की जो तमाम बाकी जो इकाई है, खास करके जो संगठन है, उसको कैसे मजबूत किया जाए। सरकार तो मजबूती से चली, लेकिन संगठन को भी मजबूत करना है और उस दोनों में समन्वय भी बैठाना है। तो मुझे लगता है इसके लिए इतना समय लिया गया और इसी के कारण मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में जो परफॉर्मेंस को आप ज़मीन तक प्रभावी ढंग से पहुंचा पाए। केंद्र में सरकार है मोदी जी की, मोदी जी ने जो लगातार जो उनके सोशल पैकेज रहा है, जो सामान्य वर्ग के लिए, सामान्य लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, तो वो भी जो चीज़ें हैं वो वहाँ तक पहुँचे। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर के जो एक जो रणनीति रही है वो रही है कि आप समग्र रूप से तैयार रहिए। और मुझे लगता है कि जब पार्टी वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में ये कम समय हमने देखा है कि अगर आपने फैसला पार्टी के हर शीर्ष नेतृत्व ने लिया है, तमाम लोग उसमें शामिल हैं, इतना ज़्यादा उसमें मंथन हुआ है, तमाम पूछताछ, तमाम जैसे विचार विमर्श होने के बाद, तो मुझे लगता है कि जो दूरियां भी, जो एक रिपोर्टेड ये है कि पंकज चौधरी के बारे में ये है कि उनकी कई सारी, महाराजगंज से वो बाहर नहीं निकले हैं, सब लोग जानते हैं। उनका केंद्र में मंत्री रहे, MOS रहे, संगठन में उनका
बहुत सक्रिय उनकी भूमिका नहीं रही नहीं है। रही। तो कई सारी चीजें हैं, लेकिन संगठन जो है भारतीय जनता पार्टी का देखिए आप कि एक बृहत संगठन है, बहुत सारे नेता हैं, उनके पास हर तरह के जनाधार को मजबूत करने की उनकी सोच है। जितने भी सामाजिक अलग अलग वर्ग हैं उनमें वो कोशिश हमेशा करते हैं कि चीज़ों को जोड़ा जाए, चाहे वो घटक दल के माध्यम से वो जोड़े, चाहे वो अपने पार्टी के नेतृत्व के माध्यम से जोड़े, तो चाहे वो ब्राह्मण चेहरा हो, चाहे वो दलित चेहरा हो, चाहे पिछड़ों का हो, चाहे अन्य हो। तो वो जो सक्रियता है पार्टी में मुझे लगता है, और खास करके संघ और बीजेपी दोनों के बीच में जो सामंजस्य स्थापित होने के बाद ही इस तरह का फैसला जो जहां पे आज योगी जी भी पहुंचे हुए, महेंद्रनाथ पांडे वहां पे है, बाकी वरिष्ठ नेता वहां पे, और उन्होंने एक वर्मा है जो कंटेंडर थे, धर्मपाल सैनी हैं, कई लोग थे, अलावा साध्वी निरंजन ज्योति हैं, ये तमाम लोग थे, तमाम लोग, और कई लोगों से विचार विमर्श किया गया। आप अगर देखें तमाम लोग जिनका आपने नाम लिया अभी, वो तमाम लोग कई राजनेताओं से, अमित शाह से लेके प्रधानमंत्री से लेके जेपी नड्डा से लेके राजनाथ सिंह से, वो बैठकों का दौर, एक लंबे दौर के बाद यहां तक ये पहुंचे हैं। और अब ये साफ है कि पंकज चौधरी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। तो अब जो है सामंजस्य कैसे बेहतर हो पार्टी और सरकार के बीच में भी, जो पार्टी ने काम किया है, चाहे केंद्र सरकार ने जो काम किया है, चाहे केंद्र स्तर पे चाहे राज्य स्तर पे, उसको कैसे बेहतर ढंग से जमीन पे ले जाया जाए, कैसे तमाम जो अंतर्द्वंद है उसको कैसे सामंजस्य के जरिए बैठा करके कैसे बेहतर किया जाए, ये एक चुनौती रहेगी। ठीक है, राजीव ओझा के पास चलते हैं। राजीव, कोई खबर आपके पास वहां से? जी, नामांकन हो गया है और वही 3 बजे के बाद नामांकन का समय खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद एक जो नाम वापसी प्रक्रिया का कोई औचित्य वैसे भी नहीं बचता है, तो ले देकर के पूरी प्रक्रिया 3 बजे के बाद समाप्त हो जाएगी। और अब जो औपचारिक घोषणा होगी उसके लिए रोका जाएगा 14 तक, मतलब कल के लिए, क्योंकि ये कार्यक्रम उसके लिए रखा गया है। वो एक तरह से औपचारिक रूप से स्वागत का कार्यक्रम है, क्योंकि बड़ी संख्या में उनके भी समर्थक और भाजपा के कार्यकर्ता जो नए अध्यक्ष के इंतजार में थे, उन्हें एक समारोह में बुलाया जाएगा और उनके सामने नए अध्यक्ष को इंट्रोड्यूस करके उन्हें सम्मानित किया जाएगा और अगले चुनाव को लेकर के पार्टी की रणनीति रखी जाएगी सामने। राजीव, दिलीप सर का एक सवाल है कि कौन कौन पहुंचे हैं वहां पे राजीव जी? अभी जो वहां पे जो तमाम बीजेपी के उत्तर प्रदेश से जितने बड़े नेता हैं, क्या वो सब मौजूद हैं वहां पे? जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सभी बड़े नेता मौजूद हैं, मुख्यमंत्री समेत दोनों डिप्टी सीएम और जो सारे प्रमुख जो कैबिनेट मंत्री हैं। और सबसे बड़ी बात है, जितने दावेदार थे जिनका भी नाम मीडिया में उछाला गया था, उन सभी को आज बुला लिया गया है यहाँ पर, ताकि एक तरह से आम सहमति दिखाई दे और पार्टी में जो भी निर्णय लिया है उस निर्णय के साथ सभी एक साथ खड़े दिखाई दें। तो एक तरह से सब कुछ साथ दिखाने की कोशिश हो रही है और निर्विरोध चयन हुआ है, ये जिसकी संभावना पहले से थी कि पार्टी अपने जो आम सहमति के फार्मूले है उसी फार्मूले को आगे बढ़ाएगी और उसी के तहत आज ये कार्यक्रम हुआ है। 3 बजे के बाद अभी नामांकन की औपचारिकता जब खत्म हो जाएगी, समय समाप्त हो जाएगा, तो फिर कुछ शेष नहीं बचेगा, क्योंकि नामांकन के बाद स्क्रूटनी का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। एक जो महत्वपूर्ण बात रही कि जो चुनाव अधिकारी थे पीयूष गोयल, वो अभी नहीं पहुँच पाए हैं, और चूंकि महेंद्रनाथ पांडे हैं यहाँ पहले से प्रदेश के चुनाव अधिकारी और प्रेक्षक भी हैं पहले से, इसलिए कोई बहुत उनके रहने की उपस्थिति अनिवार्यता नहीं है उसकी है, लेकिन ये नामांकन की प्रक्रिया इसीलिए पूरी करा ली गई है। उनके बारे में जानकारी नहीं आ पा रही कि वो पहुँच पाए हैं या नहीं पहुँच पाए हैं अभी तक। जी अच्छा राजीव, मुझे ये बताइए कि ये जो पूरी प्रक्रिया हुई है, इसके बाद क्या कैमरे के सामने पंकज चौधरी आ जाएंगे, लोगों की बधाइयाँ, मीडिया की बधाइयाँ स्वीकारेंगे, क्या एक सार्वजनिक अपीयरेंस देंगे, या सब कुछ कल के लिए छोड़ दिया जाएगा जब औपचारिक घोषणा होनी है? जी मुश्किल लगता है जी औपचारिक घोषणा तक रोका जाएगा और उनका मीडिया अपीयरेंस और पब्लिक अपीयरेंस भी कल ही रखा जाएगा। मुझे लगता है उसी एक कार्यक्रम है, चूँकि पार्टी इसे एक बड़ा इवेंट बनाना चाहती है, इसकी तैयारी उनके समर्थक कल से ही उत्साहित थे, लेकिन आज से पूरे शहर को होर्डिंग बैनर से पाट देने की कोशिश की जाएगी और पूरी रात एक कवायद चलेगी और सारे प्रमुख मार्गों पर नए अध्यक्ष की होर्डिंग बैनर्स लगा करके, और जो कार्यकर्ता आए हैं उन्हें उस समारोह में ले जाया जाएगा और वहीं उन्हें स्टेज पर सीधे ला करके इंट्रोड्यूस किया जाएगा और एक तरह से उनका सम्मान किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा और कार्यकर्ताओं को एक मैसेज दिया जाएगा कि आपको इन्हीं के नेतृत्व में 2027 के चुनाव की तैयारी करनी है और इन्हीं के साथ नेतृत्व में आगे बढ़ना है। और पार्टी के जो शीर्ष नेता थे उनकी सहमति पहले से आज इस कार्यक्रम मौजूदगी के माध्यम से जाहिर हो गई है, तो इसमें कोई अब संशय नहीं रहा गया है। एक और बात आपको बता दूं कि जो पंकज चौधरी को लेकर बात चल रही थी बार बार कि मुख्यमंत्री भी वहीं के हैं और बगल के जिले के, तो पंकज चौधरी से मुख्यमंत्री के संबंधों को लेकर जो बात होती है उसमें सिर्फ इतना ही है कि कोई गतिरोध कभी नहीं रहा है। पंकज चौधरी अपने आप को अपने लोकसभा क्षेत्र तक सीमित करते रहे हैं
और पार्टी उनको और किसी कार्यक्रम में कभी ऐसे नहीं इंट्रोड्यूस करती रही है। वो अपने लोकसभा क्षेत्र तक सीमित रहते थे और जो दायित्व उन्हें अभी केंद्रीय मंत्री का मिला है राज्य मंत्री के रूप में, उस दायित्व में आए हैं। इससे पहले वो सांसद के रूप में ही और दिल्ली से लेकर के महाराजगंज के बीच तक अपनी भूमिका को सीमित रखते थे। तो किसी तरह का कोई सार्वजनिक दोनों के बीच में संबंधों को लेकर कोई टकराव नहीं है और माना जा रहा है कि एक क्षेत्र के जरूर दोनों लोग हैं, लेकिन काम करने में कोई साथ दिक्कत नहीं आने वाली है दोनों लोगों के बीच में। जी ठीक है भाई, बड़ी अच्छी बात है, काम करने में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आवश्यक भी है। आवश्यक भी है। संगठन और सरकार के बीच अगर टकराव होता रहेगा तो आपकी जो पूरी की पूरी एनर्जी है वो नेगेटिव कामों में व्यर्थ होती रहेगी। और जो चुनौती है आपके सामने में लोकसभा में जो आपको झटका लगा है, अगर उस झटका से आपको उबरना है तो ये बेहद आवश्यक है कि सरकार और जो संगठन है उसके बीच में एक बहुत ही मतलब सामंजस्य की आवश्यकता है कि तभी आप, क्योंकि जो अखिलेश यादव लगातार हमलावर है, अखिलेश यादव के जो टीम है लगातार जमीन पे है। बिल्कुल जमीन पे। और सीधे चलते हैं सौरभ मालवीय जी के पास। सौरभ मालवीय जी, सॉरी थोड़ा लेट आ रहा हूं आपके पास क्योंकि आपका जो फ्रेम था वो बार बार फ्रीज कर रहा था। मैं आपसे जानना चाहूंगा संघ की कितनी छाप दिखाई देती है आपको इस इलेक्शन में? देखिए दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर एक संगठनात्मक पार्टी के रूप में देश के अन्य दलों से काफी अंतर रखती है और इस चयन में भी यही दिखता है कि उत्तर प्रदेश को 4 हिस्से में देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी जाट बहुल एरिया जो है, दूसरा बुंदेलखंड और तीसरा लखनऊ अवध यानी ये मध्य का जो क्षेत्र है, और उधर का चले जाएं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है। ऐसे में पहली बार भूपेंद्र जी उधर से अध्यक्ष, भूपेंद्र चौधरी, बुंदेलखंड से स्वतंत्र देव सिंह इसके पहले अध्यक्ष रहे, काशी से केशव मौर्य भी रहे और महेंद्र पांडे भी रहे। तो बहुत सारे बिंदुओं पर 2027 के मद्देनजर देखते हुए, बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कई चरणों में ये फिल्टर होके ही नाम आया है। ऐसे में बिल्कुल निकट के, बात तो जरूर दिख रहा है और ये चर्चा आप कर भी रहे हैं, बात तो सही है कि एक ही जगह से, एक ही जनपद के आसपास से मुख्यमंत्री भी हो जाए और नेता भी हो जाए, अध्यक्ष भी हो जाए, तो सत्ता और संगठन के दोनों के बीच में वही कार्यकर्ता का घालमेल होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो पंकज चौधरी की कार्यशैली है और जो उनकी छवि है वो बहुत ही संगठन के अनुकूल रही है, धीर गंभीर और पार्टी के लिए अनुकूल व्यक्ति। तो आज की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से दिख रहा है कि लगातार 2 बार मुख्यमंत्री प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं और तीसरी की तैयारी है, ऐसे में संगठन को मजबूत करने वाला नेतृत्व चाहिए था, न कि विवाद खड़ा करने वाला और न कि स्वयं को स्थापित करने वाला नेता चाहिए था। पार्टी को स्थापित करने वाला और संगठन और सत्ता के बीच में तालमेल बना के पूरी पार्टी को एक सूत्र में बांध के चलने वाला ऐसा एक धीर गंभीर नेता, विजनरी चाहिए। ऐसे में जातिगत समीकरण, व्यवहारिक समीकरण और खुद स्वयं में एक पार्षद डिप्टी मेयर से उठ के 7 बार के सांसद होने के लिए और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री, एक खुद का उनका प्रोटोकॉल एक दिखता है कि प्रोफाइल बड़ी मजबूत है और व्यवहार कुशल है, तभी तो इस तरह से जीत के अपने को सहमित रखे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी सहमति के साथ कार्यकर्ता आधारित यह चुनाव को एक अच्छे चयन की तरफ बढ़े। ठीक है, एक अच्छा चयन आप इसको बता रहे हैं, इसी पर आगे बात करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद इस संभावनाओं को डिस्कस करेंगे कि इसके बाद क्या है नेक्स्ट, क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल। ब्रेक के बाद